ऑर्गेनिक अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और हम पहुंच चुके हैं इसके आखिरी टॉपिक पर, जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखो मैक्सिमम लोग क्या होता है, चाहे आप कोचिंग लो या फिर स्कूल लो, टीचर्स ये बोल के छोड़ देते हैं कि ये रटने वाला चैप्टर खुद कर लेना, नहीं पढ़ाएंगे, और फिर बच्चे क्या लास्ट तक कन्फ्यूजन में घूमते हैं कि भाई क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे करते हुए बच्चे घूमते हैं, उनको नोट्स भी नहीं मिलते प्रॉपर। तो इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे और मैं एनसीईआरटी का भी जो मैटर है उसको कंडेंस करके आप तक पहुंचाऊंगा। मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है कि एनसीईआरटी में देखो क्या है कि बहुत सारी फालतू बातें दे रखी है, मतलब बहुत सारी स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे नाम दे रखे हैं जो हमें याद करने इतने ज़रूरी होते नहीं हैं। तो मैं आपको यहाँ पर वही पॉइंट्स बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट हैं। सो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्या देखो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिस्ट्री का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या रोल होता है भाई। तो देखो ना, जब तुम इस चैप्टर को पढ़ना चालू करोगे तो सबसे पहले तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा मुझे ड्रग्स से। जाना माना वर्ड है ड्रग। ड्रग मतलब क्या होता है? ड्रग वो केमिकल्स होते हैं जो लो मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, लो मॉलिक्यूलर मास के वो केमिकल जो मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट से इंटरेक्ट करें और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें। क्या करें? ड्रग्स लो मॉलिक्यूलर मास के वो केमिकल्स होते हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट से इंटरेक्ट करें और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें, वो है ड्रग्स। ठीक है। अब जब ड्रग्स का यूज, देखो वैसे ड्रग्स के बहुत सारे गलत यूज भी होते हैं, लेकिन ड्रग्स का यूज जब मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाए, मतलब किसी डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाए, किसी थेरेपी के लिए, या फिर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाए तो उसको मेडिसिन बोल देते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? मेडिसिन बोल देते हैं। मेडिसिन आर ड्रग्स विच आर थेरेपेटिक इन नेचर एंड यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मेरे भाई ओके ना, सही है ना? ओके। अब ये जो ड्रग्स हैं इनकी कुछ क्लासेस होती हैं। ठीक है, क्लासेस ऑफ ड्रग्स, कुछ टाइप के ड्रग्स होते हैं। जैसे सबसे पहले है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक बहुत ऐसे जनरल नाम सुना हुआ है कॉमन आपका। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक वो केमिकल्स होते हैं, वो ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, विच प्रिवेंट और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के छक्के छुड़ाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करें, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन डिस्ट्रॉय करें, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करें। लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कहाँ प्रिवेंट कर सकते हैं? एक्सटर्नली, लाइक आपको कोई वाउंड हो जाए, कहीं पे कट लग जाए, आपकी स्किन की सरफेस पर एंटीसेप्टिक, अगर मान लो आपकी स्किन की सरफेस पर, कट पर, वाउंड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल है, और जब आप वहां पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करोगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की झां बुल जाएगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की झां बुल जाएगी। कॉमन एंटीसेप्टिक कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल डेटॉल है, सेवलॉन है, सिटाविलोन है, एक्रीफ्लेविन है, आयोडीन, मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन। सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है। इनमें से डेटॉल, सेवलॉन ये तो आपको याद है ही, और आप आयोडीन, मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रामाइसिन याद कर सकते हैं। उसके बाद में एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है, जो अपनी डेटॉल है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेटॉल के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, डेटॉल कैसे बनती है? तो डेटॉल क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल के मिक्सचर से बनती है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो हमारे पास डेटॉल बनती है। किससे बनती है डेटॉल? क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल। किससे बनती है? डेटॉल, क्लोरोजाइलिनॉल, टर्पिनॉल, डेटॉल। तो डेटॉल बन गई हमारे पास। आपको इनकी स्ट्रक्चर्स नहीं याद करनी, बस इतना याद करना है, क्लोरोजाइलिनॉल, टर्पिनॉल, डेटॉल, क्लोरोजाइलिनॉल, ऐसे। एक आपके पास आता है बायोथाइनॉल। देखो ये जो बाईथायोनल है इसको सोप में ऐड किया जाता है। सोप है ना जिससे हम नहाते हैं, लाइफ बॉय, तो उस लाइफ बॉय में ऐड किया जाता है उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए। वो बोलते हैं ना 99.9% कीटाणु यहां से मर जाते हैं, ये है लाइफ बॉय।
तो देखो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज उसमें इंपार्ट करने के लिए क्या ऐड किया जाता है, बाईथायोनल। कौन सी नल, बाईथायोनल। और उसके बाद में अगला पॉइंट जरा देखो न, आयोडीन। तुम्हें पता है क्या आयोडोफॉर्म जो होता है ना, आयोडोफॉर्म रिएक्शन तुमने पढ़ी होगी ना, वहां से जो आयोडोफॉर्म बनता है ना CHI3, उसको एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म कैन आल्सो बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड्स। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। जब मैंने आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था ना कि आयोडोफॉर्म जो है ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो बस इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद में बोरिक एसिड, बड़ा बोरिंग है ये एसिड, मेरा नाम है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड सर मैं क्या करता हूं, मैं जब डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता हूं ना, तो मैं आंखों के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता हूं। जब मैं बोरिक एसिड बोलते हैं, बोरिक एसिड आता है मेरे पास, बोरिक एसिड मुझे बोलता है कि सर जब मैं डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता हूं, जब मैं डाइल्यूट एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होता हूं ना, तब मैं आंखों के लिए वीक एंटीसेप्टिक का काम करता हूं। बोलो बोरिक एसिड वीक एंटीसेप्टिक फॉर आयोडोफॉर्म, एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड्स, डेटॉल, क्लोरेजोलिनोल, टर्पिनॉल, बाईथायोनल। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक क्या करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ को रोकते हैं एक्सटर्नली, वाउंड कट स्किन पर डेटॉल, सेवलॉन वगैरह, आयोडीन, मिथाइल ब्लू, सल्फरामाइसिन, फ्यूरासिन, एक्रिफ्लेविन। ठीक है, मेडिसिन पढ़ लिया, ड्रग पढ़ लिया। चलिए अगले नंबर पे आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब है हमारे पास डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, कई बार आपने नाम सुना होगा ना, मतलब जैसे पोछा वोछा लगाते हैं ऐसे बोलते हैं ना कि डिसइंफेक्टेंट यूज करना, तो वही। तो केमिकल कंपाउंड्स विच आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन नॉन लिविंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर टर्म्ड एज डिसइंफेक्टेंट। यानी डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल्स हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। These are toxic to living organism। टॉक्सिक होते हैं यार लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे जिससे पोछा लगाते हैं फिनाइल से, क्या वो अपन पी सकते हैं, क्या वो अपन अपने घाव हो जाए तो उस पर लगा लेंगे, हाँ ऐसे थोड़ी कर। These are toxic to living organism, तो ये टॉक्सिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। These are utilized for sterilization of floor, toilet and clothes। So इन कामों में ये यूज लिए जाते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। Some substances can act as antiseptic as well as disinfectant by varying the concentration। बड़ी important और बड़ी अंडी बात है कि some substances can act as antiseptic as well as disinfectant। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करते हैं और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। कब करेंगे, जब हम वेरी कराएंगे कंसंट्रेशन को। जैसे एग्जांपल बताता हूं, ये याद कर लेना कि फिनॉल का 1% सॉल्यूशन, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। पोछा लगाने का काम आता है। 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। कितना, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। और वही 1% अगर कम होके 0.2 आ जाए, कितना हो जाए, 0.2 हो जाए, 0.2 हो जाए, 0.2 हो जाए, तो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करने लगता है। देखो फिनॉल 1% सॉल्यूशन फिनॉल का डिसइंफेक्टेंट है और कंसंट्रेशन कम करके मैं 0.2 पे ले आया ना, तो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करने लगता है। तो ये एग्जाम्पल आप अच्छे से घोट लेंगे। फिर उसके बाद में एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एनाल्जेसिक वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो हमें दर्द से राहत देते हैं, जो हमारे दिल के दर्द को समझते हैं और हमें उस दर्द से छुटकारा दे। दिल का दर्द नहीं, दिल का दर्द नहीं होता कुछ भी। ये एनाल्जेसिक क्या करते हैं, ये हमें पेन से रिलीफ देते हैं, रिलीफ फ्रॉम पेन, हमें हर प्रकार के दर्द से राहत देते हैं एनाल्जेसिक्स। ठीक है, ये एनाल्जेसिक आगे गया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये एक नारकोटिक और एक नॉन नारकोटिक। ठीक है, नारकोटिक्स वो एनाल्जेसिक्स हैं
इनको हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स भी बोलते हैं। ये वो एनाल्जेसिक्स हैं जिनकी आदत पड़ जाती है, जिनको नशेड़ी लोग होते हैं ना, ये नारकोटिक्स लेते हैं। ये ड्रग आप लेने लगे ना तो आप इसके एडिक्टेड हो जाओगे, आप इसके लिए एडिक्टेड हो जाओगे, एडिक्शन हो जाएगी आपको। इसलिए बोलते हैं ना हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, इनकी आदत पड़ जाती है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। वो फिर लोग ऐसे गाने गाते हैं इसको लेने के बाद। नार्कोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, दीज आर एल्कलॉइड। तुम्हें पता है ये एल्कलॉइड्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं एंड मोस्टली ओपियम प्रोडक्ट। और मोस्टली ये लोग ओपियम के प्रोडक्ट होते हैं। ओपियम जानते हो ना, ओपियम जानते हो ना, ये एल्कलॉइड्स होते हैं और मोस्टली ओपियम के प्रोडक्ट होते हैं। कौन? नारकोटिक्स। और कॉजेज क्या करते हैं, ये नींद, स्लीप देते हैं। क्यों? क्या है कि कई लोगों को ऐसी दिक्कतें हो जाती है ना कि मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई आए जरा ढूंढ के लाए, कि जाने कहाँ दिल खो गया। तो वैसे किसी का दिल खो जाता है तो नींद नहीं आती, तो वो लोग ये लेना चालू कर देते हैं तो उनको नींद आ जाती है। कॉजेज स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस, बेसुध हो जाते हैं, सो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं व्हेन टेकन इन हायर डोजेस। वैसे तो स्लीप कॉज करते हैं और अगर इनको ज़्यादा हायर डोज में लिया जाए तो ये अनकॉन्शियसनेस कॉज कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन। कौन सी? हीरोइन को लेने के बाद लोग सो जाते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं। हीरोइन को लेके जाने के बाद क्या होते हैं, लोग सो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मॉर्फिन है, कोडीन है, हीरोइन है, मॉर्फिन है, कोडीन है, हीरोइन। आपको याद हो जाएगा ना एमसी हीरोइन। क्या कैसे याद करोगे? एमसी हीरोइन। ठीक है, इनको लेने के बाद ये सो जाते हैं। नारकोटिक्स, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। दूसरे नंबर पे नॉन नारकोटिक्स या फिर नॉन एडिक्टिव यानी नॉन हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, इनकी आदत नहीं लगती। एनाल्जेसिक्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी आर इफेक्टिव एंटीपायरेटिक्स ऑल्सो। इनके बारे में एक बात बोली जाती है, इनके बारे में बोला जाता है कि जो एनाल्जेसिक्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, वो एनाल्जेसिक इफेक्टिव एंटीपायरेटिक्स भी होते हैं। मतलब जो एनाल्जेसिक्स नॉन नार्कोटिक नेचर के होते हैं वो इफेक्टिव एंटीपायरेटिक भी होते हैं। अब सोर ये एंटीपायरेटिक क्या होते हैं? एंटीपायरेटिक अभी आएगा इसके बाद में। एग्जाम्पल आपको याद करना है एस्पिरिन, नोवाल्जिन। क्या? एक तो आपको याद करना है एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है, एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक भी और साथ में एक एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक पढ़ रहे हैं, एस्पिरिन क्या है? एनाल्जेसिक है और साथ में नोवेल्जिन। तुम्हें पता है नोवेल्जिन को कई लोग एनाल्जिन भी बोलते हैं। एनाल्जेसिक है, एनाल्जिन बोलते हैं। तो क्या है? एस्पिरिन और नोवाल्जिन, एस्पिरिन नोवाल्जिन। उसके बाद में चलिए एंटीपायरेटिक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। एंटीपायरेटिक क्या होती हैं? ये भाई साहब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, हमें कई बार बुखार हो जाती है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना उसको कम करते हैं। ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर। ठीक है, मतलब ये लोगों की हॉटनेस को कम करते हैं। एंटीपायरेटिक लोगों की हॉटनेस को कम करता है। एंटी हॉट के एंटीपायरेटिक्स हॉट को कम करता है, हॉट को कम करता है। एंटीपायरेटिक हॉट को कम करता है, एंटीपायरेटिक हॉट को। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है एस्पिरिन और नोवेल्जिन। अरे ये तो अभी पढ़े थे ये वाले एस्पिरिन, नोवेल्जिन, एनाल्जिन। ओ ये तो वही है। तो मैंने बोला था ना कि कुछ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक की तरह भी काम करते हैं। एस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन जिसको बोलते हैं। और बड़ा फेमस नाम, बड़ा चर्चित है ये है पैरासीटामोल। क्या है? पैरासीटामोल। किसी को कुछ भी नहीं पता ना तो वो भी ये नाम ले लेता है। बुखार हो गई, अरे पैरासीटामोल दे दो इसको, बुखार हो गई पैरासीटामोल दे दो। क्या है यार? तो पैरासीटामोल पता है क्या है? एंटीपायरेटिक है, फीवर को कम करती है। और एक ये क्या है? फिनासिटिन। एक तो पैरासीटामोल और एक फिनासिटिन। तो आप ये एग्जाम्पल याद कर लेंगे। उसके बाद में दो स्ट्रक्चर्स भी आपको घोटनी है अच्छे से। ये क्या है? एक तो एस्पिरिन की और एक पैरासीटामोल की। ठीक है, एस्पिरिन की और पैरासीटामोल की ये स्ट्रक्चर है। एस्पिरिन की देखो यहाँ पर ये COH ग्रुप लगा हुआ है, ये COOCH3। ठीक है, उसके बाद में ये देखो ऊपर OH है और नीचे ये है
ठीक है, ऊपर OH नहीं चाहिए है NH डबल बॉन्ड CH3। ये पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर, ये एस्पिरिन की स्ट्रक्चर। ओके, तो हमने इसमें पढ़ा डिसइंफेक्टेंट, हमने पढ़ा एनाल्जेसिक, हमने पढ़ा एंटीपायरेटिक और हम पढ़ चुके हैं बहुत कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सुन लो। अब है हमारे पास एंटी मलेरियल्स यानी ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको मलेरिया क्योर करने में काम में लिया जाता है, यूज टू क्योर मलेरिया। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स आपको कुछ याद रखने, एक तो क्विनाइन, क्लोरोक्विन, पैराक्विन और प्राइमाक्विन। तो देखो सब में क्विन आ रहे तो याद हो जाएंगे, क्विन तो क्विनाइन, क्लोरोक्विन, पैराक्विन और प्राइमाक्विन। बोलो एक बार वापस साथ में बोलो, क्लोरोक्विन, क्विनाइन, पैराक्विन और ये प्राइमाक्विन। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसक्यूलाइजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसक्यूलाइजर्स क्या होते हैं देखो समझो, ट्रांसक्यूलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हों और कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हों। ठीक है, काम, जिनको लेने के बाद में अच्छा महसूस होता हो, काम महसूस होता हो, शांति लगती हो, वो ट्रांसक्यूलाइजर्स हैं। ट्रांसक्यूलाइजर्स को मेंटल डिजीजेस को मेनली ट्रीट करने में काम में लिया जाता है। सिंस दीज आर यूज्ड टू ट्रीट मेंटल डिजीजेस सो आर नोन एज साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स। ठीक है, इनको जो मेंटल डिजीज होती हैं उनको ट्रीट करने में काम में लिया जाता है, इसीलिए इनको साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, ओके। ट्रांसक्यूलाइजर्स को लेने के बाद में क्या आता है, अच्छा महसूस होता है, मजा आता है, काम महसूस होता है, शांति लगती है। और ट्रांसक्यूलाइजर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं सिडेटिव या और जिसको बोल सकते हैं हिप्नोटिक्स। बोलो क्या, सिडेटिव और हिप्नोटिक्स। सिडेटिव और हिप्नोटिक्स ये क्या करते हैं, ये नर्वस टेंशन को रिड्यूस करते हैं और रिलैक्सेशन को प्रमोट करते हैं। ये नर्वस टेंशन को रिड्यूस करते हैं और रिलैक्सेशन को प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं, रिलैक्सेशन को प्रमोट करते हैं और नर्वस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। कौन, सिडेटिव या फिर हिप्नोटिक्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कौन कौन से ड्रग्स, कौन कौन से केमिकल्स हैं। एक तो रेसरपाइन, ये जो रेसरपाइन वर्ड है ये आप बायो में एक चैप्टर आएगा ना अपना इकोलॉजी के अंदर, फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर भी आप पढ़ोगे। रेसरपाइन बारबिट्यूरिक एसिड, क्या, रेसरपाइन बारबिट्यूरिक एसिड, यहीं कहीं याद कर लो, एक बार वापस रिपीट करते जाओ, रेसरपाइन बारबिट्यूरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स जो कौन है, ल्यूमिनल, सेकोनल, वेरोनल। कौन कौन से डेरिवेटिव हैं बारबिट्यूरिक एसिड के, ल्यूमिनल, सेकोनल, वेरोनल। देखो ल्यूमिनल, सेकोनल, वेरोनल, ये क्या है, ये बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव हैं और इनके साथ साथ रेसरपाइन भी एग्जांपल है। ये सब किसके एग्जांपल है, जरा ये रिमाइंड करो, किसके एग्जांपल है ये सिडेटिव या हिप्नोटिक्स के एग्जांपल। और सिडेटिव हिप्नोटिक्स ये क्या होते हैं, ये ट्रांसक्यूलाइजर्स होते हैं, ये फिजियोथेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं, सॉरी साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं जो मेंटल डिजीजेस को क्योर करने में काम आते हैं। ठीक है, नर्वस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, प्रमोट करते हैं रिलैक्सेशन को। उसके बाद में मूड एलिवेटर या एंटी डिप्रेसेंट, नाम से पता चल रहा है मूड को एलिवेट करना, एंटी डिप्रेसेंट है ये आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाईली डिप्रेस्ड पेशेंट। जो हाईली डिप्रेस्ड पेशेंट होते हैं ना, हाईली डिप्रेस्ड पेशेंट, उन हाईली डिप्रेस्ड पेशेंट को ट्रीट करने में काम में इनको लिया जाता है। और ऐसे पेशेंट, हाईली डिप्रेस्ड ऐसे पेशेंट जो कि अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर चुके हैं, जिनमें जीने की इच्छा नहीं है, उन पेशेंट को क्योर करने में ये काम में लिए जाते हैं मूड एलिवेटर या एंटी डिप्रेसेंट। एग्जाम्पल है इसके बेंजीड्रीन, बेहेंजीड्रीन क्या है एग्जाम्पल, बोलो, बेहेंजीड्रीन। एग्जाम्पल क्या है, बेहेंजीड्रीन, जिसको एम्फिटामाइन भी बोलते हैं।
यही याद कर लोगे क्या, बेंजीड्रीन, जिसको एम्फिटामाइन भी बोला जाता है। एक है इप्रोनियाजिड, जिस तरीके से बोलना, इप्रोनियाजिद, निया ने जिद कर ली, इप्रोनियाजिद कर ली कि मैं मरूंगी, ठीक है। इप्रोनियाजिद एंटी डिप्रेसेंट है। और फेनेलजीन एट लास्ट, तो क्या हो गया, बेंजीड्रीन, ठीक है, जिसको एम्फिटामाइन बोलते हैं, इप्रोनियाजिड और एक फेनेलजीन, ये क्या है, मूड एलिवेटर एंटी डिप्रेसेंट है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत जरूरी बात क्या है, ये बात ये है, देखो ना गौर से अपनी स्क्रीन पर, क्लोरोडाइजेपोक्साइड और मैप्रोबामेट, कौन, क्लोरोडाइजेपोक्साइड और मैप्रोबामेट, एक बार गौर से, क्लोरडाइजेपोक्साइड एंड मैप्रोबामेट, ये रिलेटिवली माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर्स होते हैं, याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर्स, तो आप क्या बोलेंगे, क्लोरोडाइजेपोक्साइड एंड मैप्रोबामेट, ये क्या है, माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर्स हैं। और ये क्या करते हैं, ये टेंशन को रिड्यूस करने के लिए सूटेबल होते हैं, ये टेंशन को रिड्यूस करने के लिए सूटेबल होते हैं। उसके बाद में ये खत्म होता है, ट्रांसक्यूलाइजर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और उसके बाद में चलो घोटते हैं मिलकर के एनेस्थेटिक्स क्या, तो एनेस्थेटिक्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग जनरल और लोकल इनसेंसिबिलिटी टू पेन एंड अदर सेंसेशन। देखो कभी भी डॉक्टर्स को ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो वो लोग पहले एनेस्थीसिया देते, एनेस्थीसिया वो वाला नहीं जो बम्पर और डॉक्टर मशहूर गुलाटी देते हैं कपिल शर्मा शो में, वैसा एनेस्थीसिया नहीं, अलग होता है एनेस्थीसिया। सो एनेस्थीसिया यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग जनरल और लोकल इनसेंसिटिबिलिटी। एनेस्थीसिया के कारण वो जो जिस एरिया में दिया जाता है या पूरी बॉडी में दिया जाता है तो पूरी बॉडी इनसेंसिबल हो जाती है, हमें किसी पेन का पता नहीं चलता और डॉक्टर्स झट से चुपके से फिर ऑपरेशन ख़त्म कर देते हैं। और फिर जब उसका असर ख़त्म होता है तब दर्द होना चालू होता है, और क्या दर्द होता है, वाह, आई कांट एक्सप्लेन। सो एनेस्थेटिक्स जो हैं ये दो तरीके के होते हैं, कुछ तो जनरल और कुछ लोकल। बोलो, एनेस्थेटिक्स भी दो टाइप के होते हैं, कुछ जनरल एनेस्थेटिक होते हैं और लोकल होते हैं। अब देखो ये दोनों क्या हैं, जरा इधर बोर्ड पे फोकस। तो जनरल एनेस्थेटिक कौन से हैं, ये दीज प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस at a given and are given at time of major surgical operation। ये जनरल एनेस्थेटिक्स जो हैं ये अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं और मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस के दौरान दिए जाते हैं, मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस के दौरान दिए जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल, अब आपको पता है ये जो जनरल एनेस्थेटिक होते हैं ना ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे गैशियस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। गैशियस स्टेट में होते हैं कुछ एनेस्थेटिक, कुछ लिक्विड फॉर्म में दिए जाते हैं। गैशियस फॉर्म में लोगों को सुंगा देते हैं, जैसे या फिर उनको मतलब जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, उस तरीके से गैशियस एनेस्थेटिक्स दे दिए जाते हैं, इनहेल करवा दिए जाते हैं उनको। जैसे ये है नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइलिन और साइक्लोप्रोपेन। बोलो एक बार फिर रिपीट करो, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइलिन और साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, इथाइलिन, नाइट्रस ऑक्साइड। और लिक्विड फॉर्म में जो एनेस्थेटिक्स होते हैं जनरल, वो कौन से होते हैं, क्लोरोफॉर्म, 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 डाइविनाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, डाइविनाइल ईथर और सोडियम पेंटोथल। बोलो, क्लोरोफॉर्म, डाइविनाइल ईथर और सोडियम पेंटोथल, यही कहीं एक बार वापस रिपीट, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइलिन, साइक्लोप्रोपेन, क्लोरोफॉर्म, डाइविनाइल ईथर, सोडियम पेंटोथल। ओके, उसके बाद में लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक कौन से होते रे, लोकल anesthetic these produce loss of sensation on a small portion of body। लोकल है ये लोकल है, ये किसी
पोर्शन, एक कोई छोटा पोर्शन होता है बॉडी का, केवल उसी पर काम करते हैं, उसी में दिए जाते हैं, और वो जो पार्ट होता है बॉडी का जहां पर ये दिए जाते हैं वो अपनी सेंसेशन को लॉस कर देता है। इट इज यूज्ड फॉर माइनर ऑपरेशन, छोटे मोटे चीने ऑपरेशंस के लिए इनको यूज किया जाता है। ये भी अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जैसे कुछ जेली फॉर्म में होते हैं, और भाई जेली फॉर्म में होते हैं कुछ, जेली फॉर्म में जैसे ऑक्सीलोसिन, क्या ऑक्सीलोसिन, अरे ऑक्सीलोसिन, और स्प्रे फॉर्म में भी होते हैं कुछ, स्प्रे फॉर्म में ऐसे छिड़क दिए जाते हैं। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड बोलो, इथाइल क्लोराइड बोलो, इथाइल क्लोराइड, ओके। और वो क्या था, इथाइलिन था। इंजेक्शन की फॉर्म में भी दिए जाते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में कैसे, प्रोसिन। प्रोसिन एक ऐसा ड्रग है, या बोल सकता हूँ लोकल एनेस्थेटिक है, जो इंजेक्शन की फॉर्म में ऐसे पचक 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 ऐसे लगा दिया जाता है, ओके। चलो ये एनेस्थेटिक खत्म होते हैं, उसके बाद में एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं मेरे भाई, एंटीबायोटिक्स इनिशियली एंटीबायोटिक वर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो पहले क्या होता था, जो एंटीबायोटिक्स थी वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया और मोल्ड, ये सब क्या करते थे, ये एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते थे। और ये क्यों करते थे, ताकि मतलब अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के पहले क्या होता था, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड वगैरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स को की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये काम में लेते थे। वहीं से हमने इस एंटीबायोटिक को मतलब डिस्कवर किया था कि ऐसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन आज के दिन नाउअडेज दीज आर प्रोड्यूस्ड होली या फिर पार्शियली बाय केमिकल सिंथेसिस। आज के टाइम पर इनको केमिकल सिंथेसिस के थ्रू होली या पार्शियली प्रिपेयर किया जाता है, विच इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स बाय इंटरवेनिंग इन देयर मेटाबॉलिज्म। और ये एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म में घुस करके ना इनको मार देती है, मतलब इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है या फिर इनको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। अब ये जो इनकी प्रॉपर्टी थी एंटीबायोटिक की, जो बैक्टीरिया वगैरह बना रही थी, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने क्या किया कि इसको फर्दर मॉडिफाई किया, और हमने ये भी सोचा कि एंटीबायोटिक्स इंसानों की बीमारियां ठीक करने में भी काम आ सकती है, हम में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पूरे में बात यही बोली गई है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है ये पहले तो बैक्टीरिया वगैरह मतलब वो जो थे वो यूज करते थे, मतलब उनसे केमिकल रिलीज होते थे, वहां से हमने एक्सट्रैक्ट करके यूज करना चालू किया। और फिर उसके बाद में हम सोचे यार बैक्टीरिया को कितना परेशान करें, कितना प्रताड़ित करें उसको, तो एंटीबायोटिक्स को लैब्स में बनाना स्टार्ट कर दिया। These are effective in the treatment of infectious disease। जो infectious diseases होती हैं उनका ट्रीटमेंट करने में ये इफेक्टिव होती है एंटीबायोटिक। तो फिर आइए चलिए अगले पोर्शन में चलते हैं। सब एंटीबायोटिक पढ़ रहे थे तो एंटीबायोटिक को कंटिन्यू करते हैं। द रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स दैट आर अफेक्टेड बाय सर्टेन एंटीबायोटिक इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। देखो एंटीबायोटिक्स को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पर, इस बेसिस पर कि वो कैसे एक्शन कर रही है, मतलब वो कितने लोगों को धराशायी कर रही है, वो किन किन को अफेक्ट कर सकती है उसके बेसिस पे। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी विच किल और इनहिबिट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी, जो लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ मतलब बहुत सारी वाइड रेंज में ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को मारे। इनके एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, जैसे ऑफ्लॉक्सिन, एम्फीसिलिन, एमॉक्सीसिलिन, ऑफ्लॉक्सिन, एम्फीसिलिन, एमॉक्सीसिलिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। कौन सी बोलो ना, ऑफ्लॉक्सिन, एम्फीसिलिन, एमॉक्सीसिलिन, ऑफ्लॉक्सिन, एम्फीसिलिन। उसके बाद में नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी इनका स्पेक्ट्रम नैरो होता है, मतलब ये कुछ ही ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया को मार सकती हैं।
एग्जाम्पल, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, 5 तारा, इतना सारा सितारा, ये है बड़ा प्यारा पेनिसिलिन जी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन जी। उसके बाद में लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है? दोज इफेक्टिव अगेंस्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर डिजीज, जो केवल एक के पीछे पड़ी रहती है, केवल एक के पीछे, उसी के पीछे पड़ी रहती है, किसी और की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखती हैं, केवल एक के पीछे पड़ी रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल डाइसिडाजिरीन। अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करो, क्या है? डाइसिडाजिरीन। ये कैंसर की कुछ सेल्स के अगेंस्ट टॉक्सिक होती हैं, टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल्स। ओके भाई साहब, अब जो अपने पास ये एंटीबायोटिक है 2 तरह की होती हैं। कुछ तो बैक्टीरियोसाइडल होती हैं, यानी सीधा बैक्टीरिया को खत्म ही कर देती हैं, कुछ नहीं देखती, खत्म, चलो आया सामने, खत्म। और कुछ होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी वो उसको केवल रुकने को बोलती हैं, भाई रुक जा बेटा, तो बस ये रुकने के लिए बोलती हैं, और ये रुकने का तो मौका ही नहीं देती, सीधा खत्म। कौन सी है ये? पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और एक ऑफ्लॉक्सिन। ये सब याद रखेंगे आप। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, पेनिसिलिन और ऑफ्लॉक्सिन, ये बैक्टीरियोसाइडल हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक कौन है? जरा देखो बड़े गौर से, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरेमफेनिकॉल, टक। ये आपको याद करनी है अच्छे से। और भी इसके अलावा भी कुछ एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रोंटोसिल है, एक है सिल्वारसन। ये क्या है? इसको मतलब इसको एक अलग तरीके से ये भी बोलते हैं, ये क्या है? एर्सफेनानाइन को सिल्वारसन भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोंटोसिल। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं एंटीबायोटिक्स के। उसके बाद में पेनिसिलिन, ये बहुत स्पेशल है, पेनिसिलिन बड़ी स्पेशल है। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हाईली इफेक्टिव ड्रग है फॉर निमोनिया, ये निमोनिया के लिए, और ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे, और सोर थ्रोट, गले में खराश सर, उसके लिए तो विक्स की गोली लो, लंबी रात, नहीं ऐसा नहीं, वो पेनिसिलिन हाईली इफेक्टिव ड्रग फॉर निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सोर थ्रोट। ओके, ये पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर है। अगर किसी को याद करने की इच्छा हो ना तो वो याद कर सकता है, एक्चुअली याद करनी है, कर सकते हो ना, हो जाएगा, कर लो। सो ये पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर है, ये आपको याद करनी है। उसके बाद में एक बहुत ज़रूरी बात कि एम्फिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन जो है ना, ये सिंथेटिक पेनिसिलिन होती हैं। कौन सी? एक तो एम्फिसिलिन, कहाँ लिखी हुई थी? एम्फिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, ये देखो, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, ये सिंथेटिक पेनिसिलिन है, इनको लैब में प्रिपेयर किया गया है। सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, कुछ और सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं इसके साथ, एक स्ट्रिप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन और टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये क्या है? ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं। बात समझ में आई ना? ओके, सो ये खत्म होता है अपना एंटीबायोटिक। अगले नंबर पे है एंटासिड। जो एंटासिड होते हैं वो क्या होते हैं? इनकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखो क्या होता है कि जो अपना स्टमक है उसमें कई बार HCl तो होता ही है, ठीक है, तो HCl का कई बार ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक, ठीक है। अब ओवर प्रोडक्शन होगा तो इसके कारण हमारी जो स्टमक में लेयर होती है म्यूकोसा की, वो भी हमें प्रिवेंट नहीं कर पाती, और मतलब वो स्टमक अंदर तक HCl अंदर तक आने लग जाता है, और फिर इरिटेशन होती है, पेन होता है, ठीक है। सो इरिटेशन और पेन होता है, और कई बार सीवियर केसेस में अगर ये ज़्यादा कंटिन्यूस चलता रहा, ज़्यादा हुआ, मतलब कई लोग क्यों खाना नहीं खाते, खाली पेट रहते हैं, तो उस कारण भी ये हो सकता है। तो सीवियर केसेस के अंदर है ना अल्सर डेवलप हो सकता है स्टमक के अंदर, ठीक है। अब ये जो क्या है, एक मतलब बीमारी, एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अर्लियर टाइम्स में, पहले ज़माने में
केवल एक ओनली ट्रीटमेंट ये था कि आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आप उसको दो, या फिर आप मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दो, तो आप इसको अच्छे से ट्रीट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यूसली देने से, यानी ज़्यादा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देने से या हाइड्रोजन कार्बोनेट का अमाउंट ज़्यादा देने से क्या होता था, एक्सेसिव HCO3 हो जाता था, HCO3 एक्सेसिव हो जाता था स्टमक के अंदर, ठीक है। तो अब HCO3 ज़्यादा हो गया, देखो ये क्यों दिया हमने, क्योंकि स्टमक के अंदर है एसिड और हम दे रहे हैं बेसिक एल्कलाइन चीज़, हम दे रहे हैं कोई एल्कलाइन, बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम कोई एल्कलाइन चीज़ दे रहे हैं, तो ये क्या होंगे, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और नॉर्मल हमें रिलीफ मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये बाइकार्बोनेट हमने ज़्यादा ले लिया, बाइकार्बोनेट ज़्यादा लेने से क्या होगा, स्टमक का एनवायरनमेंट हो जाएगा एल्कलाइन, और एल्कलाइन एनवायरनमेंट होने के बाद में उल्टा और ज़्यादा HCl सिक्रीट होगा, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन मेंटेन तो करेगा स्टमक अंदर, अपने अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा, तो इसलिए HCl और ज़्यादा आएगा और एसिड और ज़्यादा आएगा, तो प्रॉब्लम वही होगी, वही प्रॉब्लम। तो क्या हो गया, बट एक्सेसिव HCO3 से क्या होता था, स्टमक का एल्कलाइन नेचर इंक्रीज हो जाता था और एसिड का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता था, बल्कि तो ये तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बल्कि बढ़ गई। तो इसका बेटर अल्टरनेटिव बाद में ये ढूंढा गया कि आप मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड दो, केवल मेटल का हाइड्रोक्साइड दो, मैं बोलूं लोगों ने सोचा कि केवल आप मेटल का हाइड्रोक्साइड दो। अगर आप मेटल का हाइड्रोक्साइड दोगे तो उससे फायदा ये होगा कि मेटल हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है, और इनसॉल्युबल होता है तो इसके कारण क्या होगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा स्टमक के अंदर, तो ये पीएच को न्यूट्रलिटी के अबव नहीं ले जाएगा, मतलब पीएच में ये वो चेंज नहीं करेगा जो ये लोग करते थे हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो पीएच में ये चेंज नहीं करेगा, तो इसलिए फिर सोचा गया कि मेटल हाइड्रोक्साइड दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोगों ने एक सिमिटिडीन नाम की एक ड्रग को बोलता हूँ, इसकी रिसर्च से इसको मतलब डिस्कवर किया या फिर इसको बनाया। तो ये क्या करती है वो बताता हूँ अभी, एक बार वेट थाम्बो। ये देखो हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस है। ये हिस्टामाइन पता है क्या करता है, ये स्टमक के अंदर पेप्सिन और HCl का सिक्रीशन करवाता है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl इन स्टमक। कौन, हिस्टामाइन है ना, हिस्टामाइन करता है। तो जब ये सिमिटिडीन डिस्कवर हुई तो इसको इस तरीके से बनाया गया कि ये क्या करती थी, ये इस हिस्टामाइन को यहाँ स्टमक की जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं उनसे, उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड ही नहीं होने देती थी, और उनसे बाइंड ही नहीं होने देती थी तो हिस्टामाइन क्या सिक्रीशन भी नहीं करवा पाता था। अरे भाई, जब हिस्टामाइन यहाँ आके जुड़ेगा तभी तो HCl और पेप्सिन का सिक्रीशन होगा, तभी तो HCl बनेगा, तभी तो हमें दिक्कत होगी। तो ये क्या करते थे, जब भी पेट में दिक्कत हुई, मतलब HCl ज्यादा हो रहा है ना, तो ये सिमिटिडीन को दे देते थे। सिमिटिड देने के बाद में हिस्टामाइन को वो यहाँ बाइंड नहीं होने देती थी, प्रिवेंट इंट्रैक्शन ऑफ हिस्टामाइन विद रिसेप्टर्स, तो इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद में लेस एसिड इज रिलीज्ड, ऐसा ये सिमिटिडीन लेने के बाद में क्या होता था, लेस एसिड रिलीज होता था स्टमक के अंदर। और चलो, ये हमारी कुल मिलाकर के ये नया तरीका है हमारी इसी परेशानी को सॉल्व करने का। और पता है तुम्हें, इस सिमिटिडीन के अलावा एक और एग्जाम्पल है एक एंटासिड का, वो है रानीटिडीन। क्या है, रानी घर बन जा तू मेरी रानी, तन महल दबा दूंगा। तो रानीटिडीन और सिमिटिडीन ये क्या है, ये एंटासिड्स है, एंटासिड्स है, ठीक है। ये एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं, ओके। एंटीहिस्टामाइन क्या होते हैं, जो हिस्टामाइन के अगेंस्ट काम करे। अब हिस्टामाइन क्या काम करता है, जैसे अभी पिछले सेक्शन में पढ़ा कि हिस्टामाइन HCl और पेप्सिन का सिक्रीशन कराता है, उसी तरीके से हिस्टामाइन और भी काम करता है। जैसे हिस्टामाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेसल कंजेशन एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रेस्पॉन्स पोलन। मतलब जब अपन को कोल्ड हो जाती है तो उस दौरान जो नजल कंजेशन होता है, नाक जाम हो जाती है ना, तो कैसा लगता है, वो किसके कारण होता है, वो हिस्टामाइन के कारण होता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हमें एलर्जी हो जाती है, छींकें आने लग जाती हैं, कोई भी किसी को पोलन के कारण, डस्ट के कारण, तो वो सब भी किसकी वजह से होता है, हिस्टामाइन की वजह से। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन होता है हिस्टामाइन का। सो ये एंटीहिस्टामाइन क्या करेगा, फिर एंटीहिस्टामाइन इसके अगेंस्ट काम करेगा। कैसे पढ़ते हैं, जैसे देखो ये कुछ ड्रग्स हैं एंटीहिस्टामाइनिक ड्रग, ये दे रखा है एक ब्रोमफेनेरामाइन। क्या है,
प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करो, ब्रोमफेनेरिमाइन, ये सिंथेटिक ड्रग ब्रोमफेनेरिमाइन, जिसको डिमटेप भी बोलते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, डिमटेप भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, डिमटेप भी बोलते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, डिमटेप, ब्रोमफेनेरिमाइन एंड टर्फेनाडीन, जिसको सिल्डेन भी बोलते हैं, ये सब मत याद करना इतना, एक्ट एज एंटीहिस्टामाइन, ये एंटीहिस्टामाइन की तरह काम करते हैं। दे इंटरफेयर विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामाइन, यानी ये हिस्टामाइन के नेचुरल एक्शन में इंटरफेयर करते हैं, और बाय कंपीटिंग विद हिस्टामाइन फॉर बाइंडिंग साइट, यानी ये हिस्टामाइन के साथ बाइंडिंग। अब देखो हिस्टामाइन काम कैसे करता है, वो हिस्टामाइन जब अगली जगह पे जाके रिसेप्टर से बाइंड होगा तभी तो अपना काम कर पाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये ड्रग्स ये compete करते हैं हिस्टामाइन के साथ कि वो आगे जो साइट है, जो मतलब टारगेट ऑर्गन है, वहां पर रिसेप्टर से हिस्टामाइन बाइंड ना हो पाए, उसके साथ कंपटीशन में लग जाते हैं, ठीक है। competing binding site of receptor where histamine exerts its effect, ओके। तो ये खत्म होता है। उसके बाद में आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स कुछ हमें पढ़ने हैं। देखो जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं ना, नेचुरली जो मिठास पैदा करते हैं, जैसे एग्जांपल सुक्रोज, ये सब क्या करते हैं, ये जब हम इनको इनटेक करते हैं तो ये स्वीटनिंग तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ में कुछ कैलोरीज भी हमें देते हैं, ठीक है। कैलोरी इनटेक, ऐड टू कैलोरी इनटेक, देयरफॉर मैनी पीपल प्रिफर टू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। क्या होता है कि ये जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं ना, इनकी वजह से लोग इनको कम पसंद करते हैं, क्योंकि ना इनकी वजह से वेट बढ़ जाता है, या फिर हम कुछ वेट गेन कर लेते हैं, कैलोरीज गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग इनको लेना पसंद नहीं करते, और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो तो इनको ले ही नहीं सकते स्वीटनिंग चीज़ों को। Therefore many people prefer to use artificial sweetener, इसलिए बहुत सारे लोग artificial sweeteners को प्रेफर करते हैं यूज़ करना। ऑर्थोसल्फो, अब ये बहुत ज़रूरी है ना, ये याद कर लेना, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, कौन सी माइड, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड ऑल्सो कॉल्ड सेखरीन, इसको क्या भी बोलते हैं, ये भी नाम बहुत फेमस है, दोनों नामों को अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी आया एक बार। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड और सेखरीन, ये फर्स्ट पॉपुलर, भाई साहब ये फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, ये फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। इट इज अबाउट 550 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर, ये जो केन शुगर होती है ना, ग्लूकोज, उसका 550 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है, 550 टाइम, देखो कितना हो गया। It is excreted from body in urine unchanged. It appear to be entirely inert and harmless when taken. देखो भाई, फिर ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस लेने का क्या फ़ायदा है? इसका लेने का फ़ायदा ये है कि ये लोग जो होते हैं ये कंप्लीट, जैसे हमने इसको इनटेक किया, हमें मिठास प्रोवाइड करेंगे, हमें अच्छा लगेगा, लेकिन ये हमारी डाइट में वैसे ऐड नहीं होंगे, मतलब ये कोई बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे, ये बिल्कुल जैसे कि जैसे हमने लिए थे वैसे के वैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ, मतलब एक्सक्रीशन में बाहर आ जाएंगे ये, तो कोई भी हमें इसका मतलब वेट गेन कोई करेगा नहीं, कैलोरी पे कोई इनटेक मतलब हमें कोई फ़ायदा कैलोरी के फॉर्म में कोई हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इट इज और 50, हाँ मैं आता कि एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन एज अनचेंज्ड, है ना। इट अपीयर टू बी एंटायरली इनर्ट एंड हार्मलेस व्हेन टेकन, हार्मलेस होता है, कोई भी इसका मतलब हार्म नहीं होता, तो इनको क्या डायबिटिक पेशेंट्स भी प्रेफर करते हैं। अब हमें कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देखने हैं और उनके स्वीटनिंग वैल्यू देखनी है कि वो कितने गुना ज़्यादा स्वीट हैं केन शुगर से, ग्लूकोज से कितने ज़्यादा स्वीट हैं। जैसे एक है एस्पार्टेम, आप ये सारी वैल्यूज याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है। सैकरीन अभी देखा था, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ये 550 टाइम ज़्यादा स्वीट होता है केन शुगर से। और ये इसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी आप याद करेंगे, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में सुक्रालोज, सुक्रालोज जो है ये 600 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होती है, सुक्रालोज 600 टाइम ज़्यादा स्वीट होती है। और एलिटेम बहुत ज़्यादा, इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना तो हमारे बस में नहीं है। एलिटेम 2000 गुना ज़्यादा स्वीट होती है केन शुगर से। अच्छा चलो, तो ये हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हो गए। अब पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में।
फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड टू माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देते, उस पर फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फूड प्रिजर्वेटिव है टेबल सॉल्ट, नमक और शुगर और वेजिटेबल ऑयल्स, और एक बहुत ज्यादा जरूरी सोडियम बेंजोएट। क्या? सोडियम बेंजोएट। ये क्या है? ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। क्या याद रखोगे? टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट। ये जो सोडियम बेंजोएट है ना, ये इट इज यूज्ड इन लिमिटेड फूड क्वांटिटीज, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज किया जाता है एंड इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। पता है क्या तुम्हें? ये जो सोडियम बेंजोएट है ये फूड प्रिजर्वेटिव है, लेकिन इस सोडियम बेंजोएट को बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में यूज किया जाता है। पूछो क्यों? तो क्यों का आंसर यूं है कि ये जो है ना, ये सोडियम बेंजोएट, इसका डाइजेशन होता है, इसकी मेटाबॉलिज्म अपनी बॉडी में चलती है, ठीक है? तो इसकी मेटाबॉलिज्म चलेगी अपनी बॉडी के अंदर, तो ये कुछ ना कुछ कांड करेगा, अंदर हार्म करेगा हमें, तो इसीलिए इसको लिमिटेड क्वांटिटीज में डाला जाता है। उसके बाद में सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। भाई साहब, ये जो सॉर्बिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं ना, ये भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। कुल मिलाकर के इसमें याद क्या करना है? इसमें याद करना सोडियम बेंजोएट को, और शुगर, वेजिटेबल, ये तो पता ही है, तो ये याद करना है बस ये। और थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रहना चाहिए कि सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। उसके बाद में क्लीनिंग एजेंट्स यानी सफाई कर्मी। ये सफाई कर्मी कौन होते हैं? सॉल्ट्स एंड डिटर्जेंट्स। बड़े बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये क्या करते हैं? ये देखो, नेचुरल क्लीनिंग एजेंट है पानी, और पानी के साथ मिलकर सोप और डिटर्जेंट उसकी क्वालिटी को, उसकी क्लींजिंग एजेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको इंप्रूव कर देते हैं। इंप्रूव क्लींजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर और हेल्प इन रिमूवल ऑफ फैट्स। अरे ये जो है ना क्लींजिंग एजेंट, सोप एंड डिटर्जेंट, ये उन फैट्स का रिमूवल करते हैं जो कहीं ना कहीं जाकर के स्किन पर या फिर फैब्रिक जो कपड़ों के होते हैं वहां पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और दूसरे डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर गंदगी मतलब पैदा कर देते हैं, तो उसको ये रिमूव करने में काम आते हैं क्लींजिंग एजेंट। उसके बाद में सोप्स। सोप्स जो हैं क्या होती हैं? सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। भाई साहब, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड किसके हो सकते हैं? एग्जांपल स्टीरिक एसिड, ऑलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड। बोलो स्टीरिक, ऑलिक, पाल्मेटिक, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं, इनके सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स को ही सोप कहते हैं। आप पता है आपको, आप 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था। उसके बाद में सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट। ऐसी सोप जिनमें सोडियम सॉल्ट्स होते हैं उनको फैट को हीट करने से ऑब्टेन किया जाता है। दैट इज, क्या प्रोसेस होती है एक्चुअली? ग्लिसरल एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद aqueous NaOH solution, this reaction is known as saponification। बोलो क्या होता है? ग्लिसरल एस्टर बॉन्ड बनता है ऑफ फैटी, यानी फैटी एसिड और एक्वस NaOH के बीच में रिएक्शन होती है और एस्टर बॉन्ड उनके बीच में बनता है और उसको सोप बोलते हैं पूरी स्ट्रक्चर को, और इस रिएक्शन को बोला जाता है सोपेनिफिकेशन। ठीक है, रिएक्शन आपको अब एनसीईआरटी में से देखना, उसमें दी हुई है, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस सोप का मतलब अभी थोड़ी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो बताऊंगा। अभी देखो, doesn't work on hard water due to presence of calcium and magnesium। एक बात बताऊं, मैंने बोला एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, उसको देखना है, एनसीईआरटी में से पढ़ना है। क्या करोगे? वो बचपन में पढ़ते आ रहे हो यार, C17H35 CONA प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, C17H35 COONA सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, उसी को सोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखी फालतू में, मतलब जगह कवर करेगा। तो ये मैं अगली बात ये बता रहा हूँ, इसको सोपेनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में डजंट वर्क इन हार्ड वाटर। ये जो सोप है ना, ये हार्ड वाटर में काम नहीं कर सकती। हार्ड वाटर कौन सा होता है? ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हो।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस जिस वाटर में प्रेजेंट हो उसको हार्ड वाटर बोला जाता है। दीज आयंस फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोप रेस्पेक्टिवली। अच्छा एक बात बताओ, क्यों ऐसा होता है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं इनके प्रेजेंस के कारण हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाती सोप? उसका कारण है ये, ऊपर देखो जरा, C17H35COONA, ये है मेरी प्यारी बिंदु नहीं, मेरी प्यारी सोप, मेरी प्यारी सोप, ये सोप है। ये CaCl2 प्रेजेंट है, CaCl2 मैंने इसमें पानी डाला, उस पानी के अंदर CaCO2 है, यानी कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है, यानी कैल्शियम आयन है। तो ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे सोप के साथ, और फिर उसके बाद में C17H35CO का होल ट्वाइस और Ca, यानी इन्होंने कैल्शियम सॉल्ट बना लिया है। ठीक है, कैल्शियम के साथ जुड़ गया अभी ये, और कैल्शियम के साथ जुड़ने के बाद में ये जो चीज बनती है ना, ये जो मास बनता है, ये इनसॉल्युबल होता है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ये स्कम का फॉर्मेशन कर लेता है। इट सेपरेट एज स्कम की फॉर्म में सेपरेट होता है पानी में, और ये क्लीनिंग कुछ करता नहीं है। मतलब हार्ड वाटर में आप सोप यूज लोगे ना तो कोई आप चीज क्लीन नहीं कर पाओगे, एंड यूजलेस एज क्लीनिंग एजेंट। उसके बाद में सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं? ये सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं इनमें सोप की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें सोप की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट विच एक्चुअली डजंट कंटेन एनी सोप। मतलब सोप नहीं होते, सोप की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। और मैं बताऊं, इनमें सोप से बढ़कर के एक प्रॉपर्टी और होती है। देखो, सोप तो केवल सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन ये डिटर्जेंट होते हैं, ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में अपना कमाल दिखाते हैं। डिटर्जेंट 3 टाइप के होते हैं, एक एनायनिक, एक कैटाइनिक और एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट। क्या क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक डिटर्जेंट दे डोंट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है नॉन आयनिक डिटर्जेंट की, उसके अंदर कोई भी आयन नहीं होता। नाम से समझ में आता है नॉन आयनिक। और वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्म्ड व्हेन स्टीरिक एसिड रिएक्ट विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। और ऐसा एक डिटर्जेंट तब बनता है जब स्टीरिक एसिड यानी लॉन्ग चेन फैटी एसिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करे। जैसे अपना ये हो गया लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये हो गया अपना स्टेरिक एसिड, ये हो गया अपना स्टेरिक एसिड। ठीक है, ये स्टेरिक एसिड जब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करे, देखो एन मतलब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जब ये रिएक्ट करता है तब यहाँ से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और फिर उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट। यानी इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल है बड़ा फेमस, आपको याद करना है। जैसे जो अपने बर्तन को वॉश करने के लिए जो लिक्विड डिटर्जेंट आता है ना, आपने विम बार वाला विम देखा होगा, उसके अंदर तो वो लिक्विड डिटर्जेंट, लिक्विड वॉशिंग डिटर्जेंट होता है, वो नॉन आयनिक नेचर का होता है, वो नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। ओके, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स के बाद अब कैटाइनिक डिटर्जेंट्स की बारी आती है, यानी इसके कंपोजिशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट में कैटाइन प्रेजेंट होगा। सो जरा देखो जरा, कैटाइनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट्स। ये क्या होते हैं? क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट्स होते हैं ऑफ अमाइंस विद एसीटेट्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड एज एनाइन। समझ रहे हो? देखो पहले ये इसकी स्ट्रक्चर देख लो, ये कैटाइनिक डिटर्जेंट है, और फिर इस हिसाब से इस बात को समझो। ये क्या होते हैं? ये क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट्स होते हैं। आपने अमाइन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना क्या होते हैं। सो क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट्स होते हैं ये विद एसीटेट्स, एसीटेट, क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड एज एनाइन। जैसे यहाँ पर एनाइन क्या है? ब्रोमाइड। वैसे यहाँ पर क्लोराइड भी हो सकता है, वो एसीटेट भी हो सकती है एज एनाइन। ओके, अगली बात, कैटाइनिक पार्ट पोजेस अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। कैटाइनिक पार्ट जो है इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। देखो है ना 15 कार्बन की लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पॉजिटिव चार्ज भी है, एंड नाइट्रोजन एटम पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। हेंस दीज आर कॉल्ड कैटाइनिक डिटर्जेंट। इसीलिए इनको, यही कारण है कि इनको कैटाइनिक डिटर्जेंट बोला जाता है। और एक बहुत ही फेमस कैटाइनिक डिटर्जेंट बच्चों क्या है? ये सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है। क्या है? सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। जरा इसको याद कर लेना, यहीं से बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, ये आपको याद करना है।
याद करोगे इसको कि सिटाइल ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, क्या सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये एक पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट है। ये हेयर कंडीशनर्स में यूज लिया जाता है, किसमें, ये हेयर कंडीशनर्स में यूज लिया जाता है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये क्या है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है। ओके, उसके बाद में आते हैं एनाइनिक डिटर्जेंट, जरा ध्यान दो। एनाइनिक डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ, किसके सोडियम सॉल्ट, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। एनाइनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड, यानी सल्फर प्रेजेंट होगा, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, अल्कोहल की लॉन्ग चेन होगी, और हाइड्रोकार्बन। ये बात आपको समझ में आ जाएगी जब आप फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर देखेंगे। वापस एक बार, एनाइनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। जैसे ये एनाइनिक डिटर्जेंट फाइनली हमारे पास बना है, ये एनाइनिक डिटर्जेंट फाइनली हमारे पास बना है, आई होप आपको दिख रहा हो। तो ये एनाइनिक डिटर्जेंट जो है, इसमें देखो क्या है, सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल। अब यार ये क्या है, सल्फोनेटेड, यहाँ पर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, सल्फोनेटेड अल्कोहल। अब एक बार प्रोसेस समझाता हूँ, एक बार सुनो। अब यहाँ पे होता क्या है, एल्काइल हाइड्रोसल्फेट्स फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग लॉन्ग चेन अल्कोहल्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और न्यूट्रलाइज विद एल्कलाइड टू फॉर्म एनाइनिक डिटर्जेंट। एनाइनिक डिटर्जेंट के फॉर्मेशन की प्रोसेस समझो। देखो जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये लॉरिल अल्कोहल है, ठीक है, हमने बोला था ये अल्कोहल है, लॉरिल अल्कोहल है। ये अल्कोहल की सबसे पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है, यानी एसिड से रिएक्शन कराई जाती है, ट्रीटिंग विद लॉन्ग चेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई। उसके बाद में क्या बना, लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट, लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, यहाँ से SO3 ग्रुप आके यहाँ जुड़ गया इस हाइड्रोजन की जगह। उसके बाद में देखो क्या बोला गया, उसके बाद में आर न्यूट्रलाइज्ड विद एल्कलाई, यानी अब एल्कलाई के साथ रिएक्शन, एल्कलाई यानी वाटर सोल्यूबल बेस, तो NaOH एक्वस की रिएक्शन कराई इसके साथ, तब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम आकर के लग गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ पर एक एनाइनिक डिटर्जेंट बन गया, यानी ये देखो एनाइन बन गया, यहाँ पर ये एनाइन है, ये एनाइनिक पार्ट हो गया इसका, ठीक है। ये क्या बना, सोडियम लॉरिल सल्फेट, क्या बना, सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये एक एनाइनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। एनाइनिक पार्ट इज इन्वॉल्व इन क्लीनिंग एक्शन, और ये जो एनाइनिक डिटर्जेंट्स होते हैं इनमें क्लीनिंग एक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, एनाइनिक पार्ट क्लीनिंग एक्शन में इन्वॉल्व होता है। मोस्टली यूज्ड फॉर हाउस होल्ड वर्क, ये एनाइनिक डिटर्जेंट होते हैं, इनको घर के कामों के लिए यूज लिया जाता है, और स्पेशली आपको एक याद रखना है, टूथपेस्ट में यूज लिया जाता है। ये आप याद रखेंगे, टूथपेस्ट में यूज लिया जाता है। और दूसरी चीज आपको ये मैकेनिज्म याद रखनी है, ये याद रखना है कि लॉरिल अल्कोहल लेते हैं, फिर लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, फिर आप याद रखेंगे कि इसमें सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये एनाइनिक डिटर्जेंट है, ये फेमस है, इसको आप याद करेंगे, ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, सोडियम लॉरिल सल्फेट। इसमें देखो यहाँ पर 10 कार्बन, तो वैसे एक कार्बन, ये मतलब 11 कार्बन, 12 कार्बन है टोटल मिला करके, और SO3 ग्रुप में माइनस लगा हुआ है पूरे पे इधर, तो ये एनाइन पार्ट हो गया इसका, और सोडियम Na पॉजिटिव, ठीक है। सो ये बात हुई एनाइनिक डिटर्जेंट की, गौर से सुनना, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स इनके बारे में, जैसे सोप्स और डिटर्जेंट जो होती हैं और फॉस्फोलिपिड होते हैं, इनको लोग सरफेक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको लोग सरफेक्टेंट बोलते हैं। सरफेक्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब पानी के साथ मिलते हैं तो पानी की जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं। पता है, इनको सरफेक्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये पानी के साथ जुड़ करके उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं बेटा जी। उसके बाद में सोडियम सोप्स आर हार्ड, जो सोप ऐसी होती है जो सोडियम सॉल्ट से मिलके बनी होती हैं वो हार्ड होती हैं जनरली, लेकिन पोटेशियम की जो सोप्स होती है ना, पोटेशियम की सोप्स ये सॉफ्ट होती हैं, बड़ी मुलायम होती हैं, बड़ी कच्ची होती हैं। पोटेशियम सॉल्ट्स आर सॉफ्ट होती हैं। देयरफॉर वॉशिंग सोप्स आर मोस्टली सोडियम सोप्स। अब वॉशिंग जो सोप्स होती हैं वो हमेशा हमने देखा है सॉफ्ट होती हैं, तो वो किसकी बनी होती हैं, सोडियम सॉल्ट की बनी हुई होती हैं। वाइल लिक्विड सोप्स जो होती हैं ना, ये जैसे क्रीम, जिनमें क्रीम वगैरह इंक्लूड होती हैं, टॉयलेट सोप्स वगैरह, ये पोटेशियम सॉल्ट्स की बनी हुई होती हैं।
याद रहेगा, पोटेशियम वाली जो सोप्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और सोडियम वाली हार्ड होती हैं। मैंने यहाँ पर शायद कुछ गलत बोल दिया कि भाई वॉशिंग सोप्स जो हैं वो पोटेशियम की बनी होती हैं, क्योंकि वॉशिंग सोप्स अगर सॉफ्ट होंगी तो फिर उनसे कपड़े कैसे धोएंगे, उनसे चीज़ें धोएंगे कैसे। तो इसीलिए जो हार्ड चाहिए तो हार्ड चाहिए तो सोडियम सोल्ट, और पोटेशियम वाली सॉफ्ट होती हैं तो एग्जाम्पल लिक्विड क्रीम सोप वगैरह ये सब हो गया। उसके बाद में एक पहले हमने एस्पिरिन पढ़ी थी, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया। एक पॉइंट बता देता हूँ आपको, हमने जब एस्पिरिन पढ़ा था कि एस्पिरिन क्या है, एक एनाल्जेसिक है, एक एंटीपायरेटिक है, तो उस दौरान एक पॉइंट छूट गया था, वो अपन पॉइंट आपको बता देते हैं। एस्पिरिन इज ए नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये है, बट इट इज टॉक्सिक टू लीवर। लेकिन ये क्या है, लीवर के लिए टॉक्सिक होती है, ये वहाँ हाइड्रोलाइसिस करके बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाती है, वो आपको ध्यान में रखना क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि एस्पिरिन टॉक्सिक होती है, हमारे लीवर के लिए टॉक्सिक होती है, बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है। तो इसीलिए इसको कभी भी प्रिफर नहीं किया जाता। अगर किसी को नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक देना है, एंटीपायरेटिक देनी है, तो एस्पिरिन के अलावा कुछ और मतलब प्रेफर करते हैं। इसके अलावा क्या प्रेफर करते हैं वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा रटने की आवश्यकता है नहीं। सो ये हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब एक मैं ऐसा वीडियो डालूंगा जिसमें इससे नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे, ताकि हम ये जान पाएँ कि हमने पढ़ा है उसमें से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और आप इसके क्या करेंगे, नोट्स अच्छे से एक बार वीडियो को वापस देख सकते हैं, नोट्स अच्छे से प्रॉपरली लिखेंगे, कंप्लीट नोट्स हैं एकदम। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।